अच्छी तरीके से पेपर करके आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जीमेल पे कब तुमने मेल किया बच्चा? चलो हम देख लेते हैं एक बार से, ठीक है। ऑल सेट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय हिंद। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ, यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना हम लोग। तुम आ गए? अरे 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 अरे, मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक बार से बताना, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ना बेटा? एक बार से आप रिफ्रेश करो या फिर एक बार दोबारा से लॉग इन करो। आवाज आ रही है मेरी? लिया था कि ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अब हम कमेंट को ऑफ करेंगे, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जितना भी सेक्शन रह गया है वो हम आपको पढ़ा दें। उसके बाद में डिमांड वाला चैप्टर और पॉवर्टी वाला जो चैप्टर है उसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डन? हाँ मोरे भैया, ये जो बैच है वो CHSL के लिए या 26 मार्च के आसपास से शुरू हो जाएगी, ठीक चलेगा? ठीक, चलो अच्छा। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स आपका बेटा 8 तारीख से शुरू होगा। चलो शुरुआत करते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने चैट को ऑफ कर दिया। ध्यान से ध्यान लगा के बैठो क्लास में, राइट? क्योंकि ये इकोनॉमिक्स है, कई बार ऐसा होता है कि समझ में भी नहीं आती, पल्ले नहीं पड़ती है, तो भैया समझिए। देखो, पिछले वाले क्लास में मैंने आपको बताया था पॉवर्टी के बारे में कि पॉवर्टी क्या होती है। पॉवर्टी जो होती है उसका एक क्राइटेरिया होता है, ये भी मैंने आपको बता चुकी हूँ। फिर उसमें हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था, क्या था वो? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में मैंने ये बताया था कि मान लीजिए कि कोई एक लैंड है, मान लो ये कोई एक जगह है, यहाँ पे खेती करी जाती है और यहाँ पर एक किसान है जिसका ये खेत है, लेकिन उसके बच्चे भी हैं, उसकी वाइफ भी है, उसके कुछ रिलेटिव भी हैं, ये सभी लोग मिलके इसी जगह पे काम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? एरिया तो उतना ही है, प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, लेकिन सिर्फ काम करने वाले जो हाथ हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इससे हमें कुछ ज्यादा प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। तो डिस्गाइज का मतलब ये था कि यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल बढ़ते जा रहे थे, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन यहाँ से जो प्रॉफिट था, जो हमारी इकोनॉमी को प्रॉफिट हो सकता था, वो इंक्रीज नहीं हो रहा था। यही तो बताया था मैंने आपको, ठीक है? यहीं पे थे, ओके। अच्छा, अब चलते हैं आगे। इसके बाद में जो दूसरा वाला टाइप आता है पॉवर्टी का, वो होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, कितने बच्चों ने ये शब्द पहली बार सुना है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये शब्द पहली बार सुना है? सेंटा क्लॉज आया है, ओ ओ ओ, सेंटा क्लॉज आया है। अच्छा, जो बच्चे पुराने हैं उन्होंने तो बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा। देखो, इसका मतलब क्या है? क्या लिखा हुआ है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, ये सीजन के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब क्रिसमस आने वाला होता है तो आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री बहुत ज्यादा बिकते हैं। आपने देखा होगा जो स्टार्स हैं वो बहुत ज्यादा बिकते हैं। डेकोरेशन का सामान जो है बहुत ज्यादा बिकता है। इसके साथ में आपने देखा होगा तो केक की बिक्री बहुत ज्यादा होती है, पेस्ट्री बहुत ज्यादा बेचा जाता है। यही सब तो होता है ना, यही सब तो होता है ना, क्रिसमस में यही होता है। अब देखो, होली आ रही है, सुनिएगा, होली आ रही है, अरे अरे अरे, होली आ रही है मैम। अब होली पे कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी? सबसे पहला सवाल तो यही होगा। पिचकारी के बिना तो भाई साहब होली अधूरी है, रंगों के बिना तो होली बिल्कुल झूठी सी लगती है, और अगर गुजिया ना बने तो है कैसी ये होली और कैसी ये दिवाली, है ना? तो अभी 1 मिनट बेटा, अभी थोड़ा, अभी अभी क्लास ले लें, उसके बाद में बात करते हैं, ठीक है? जो भी पूछना है अभी पहले सुन लो इस बात को। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब सीजनली तो है ना, जब तक होली का टाइम रहेगा तब तक हमें ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगेंगी, लेकिन होली खत्म होने के बाद क्या तुम किसी को रंग लगाने जाओगे तो क्या होगा? कूट देगा वो इंसान तुमको, है ना? अगर मान लो कि होली खत्म होने के बाद में तुमने पिचकारी में रंग भर के किसी के ऊपर डाल दिया तो वहीं लिटा लिटा के तुमको सड़क पे मारेगा वो, यही तो होगा ना। तो ये क्या है? सीजनल चीजें हैं। अब जैसे दिवाली आएगी, दिवाली पे क्या होगा? दिवाली पे बोला जाएगा कि भैया थालियां बजानी है, घर के बाहर दीपक जलाने हैं और यही सब चीजें करनी है। लेकिन हमारे लिए दिवाली का मतलब क्या है? हमारे लिए तो भैया पटाखे चलाने हैं और दिए जलाने हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयां खानी है, दोस्तों को गिफ्ट देने हैं, भले ही गिफ्ट ना दे लेकिन उनसे छीन के चॉकलेट तो खानी खानी है। यही तो होता है ना, दिस इज व्हाट ऑल अबाउट दिवाली। लेकिन एक और फेस्टिवल होता है, एक बहुत ही ग्रैंड फेस्टिवल होता है। भाई साहब, क्या बोला जाए, ये जो ग्रैंड फेस्टिवल होता है ना, दिस टाइम पीरियड, इस ग्रैंड फेस्टिवल में क्या क्या रहता है? सीजनल है ना, ये भी तो सीजन के हिसाब से आता है भाई। फ्लावर्स, फूलों के बिना तो रंग ही नहीं है भैया, जीवन में रंग ही खत्म हो जाएगा, फूल नहीं दोगे तो क्या, कैसे काम चलेगा? फिर टेडी भी खरीदना होता है, टेडी डे भी आता है, फिर कौन सा आता है? हाँ, प्रॉमिस डे आता है। तो प्रॉमिस डे आएगा तो उसमें प्रॉमिस करने के लिए भी कुछ खरीदना पड़ेगा ना, ऐसे खाली खाली थोड़ी ना प्रॉमिस करेंगे। उसके बाद में और कौन से डे आते हैं? हाँ, चॉकलेट डे। चॉकलेट डे आता है तो भाई चॉकलेट भी खरीदनी पड़ेगी, लेकिन अब एक चॉकलेट से काम तो चलेगा नहीं, बहुत सारी चॉकलेट हो। और सबसे अच्छा तो भाई वैलेंटाइन डे जब आता है, आहा, क्या ही कह दिया। अमेजोन पे सीधे जाके ढूंढते हैं भैया कोई बड़ी वाली बास्केट मिल जाए जो सस्ते में निपट जाए काम। यहाँ पर यही करते हो तुम लोग? अच्छा, तुम रिंग भी खरीदते हो? अरे भैया तुम फिर गजब हो। तो ये सब क्या है? ये सब सीजनल है ना। 14 तारीख खत्म होने के बाद में वही
लाते पड़ती हैं, वही घूसे पड़ते हैं, वही बातें सुनाई जाती हैं, वही गालियां खाते हो, यही होता है ना? क्यों? 14 तारीख के बाद तो वही पुरानी बातें आ जाती हैं। सिर्फ ये 1 हफ्ते का ही नाटक होता है, उसके बाद में सच्चाई निकल के सामने आती है ना? तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है, ये क्या है? सीज़नल है। तो सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर ऐसी है, जब उसका सीज़न चल रहा है, तब तो लोगों के पास में यहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन जब उस चीज़ का सीज़न खत्म हो जाता है, तो वो लोग क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, उनके पास में कोई भी काम नहीं रहता है। ठीक है? तो ये आपको समझना है कि व्हाट इज़ सीज़नल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ में आ गया सबको? हाँ, समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? अच्छा, तीसरा क्या होता है? तीसरा देखो, तीसरा पूछा जा रहा है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरा है क्या? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है? ये कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? इसको लिखना मत, सिर्फ समझ लेना, क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। ये क्या होता है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, बताइए। स्किल नहीं होता है। हाँ, जरा इस बात को समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ लो, लिखना मत। देखो क्या होता है, जैसे कि हमारे देश के अंदर क्या है, कौशल अभियान चलाया जाता है। हमारे देश के अंदर कौशल के नाम पर, यानी कि स्किल के नाम पर एक योजना भी चलाई जाती है, बहुत अच्छी बात है। तो इसमें क्या होता है? स्किल ट्रेनिंग। क्या होता है इसमें? स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हमने देखा राजस्थान के अंदर, राजस्थान में मैंने आपको बताया था कि जो गरीब लोग हैं या फिर जो भिखारी हैं, जो बेगर्स हैं, उनको क्या होगा? उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको मोबाइल फोन दिया जाएगा, उनको यहाँ पे अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, जहाँ पे वो रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, यानी कि उनको सारी बेसिक नीड दी जाएगी और साथ में इनको ये स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि क्या हो, इन फ्यूचर जब वो कोई काम करना चाहे। भैया हमें तो यही समझ नहीं आया कि इतनी सारी फैसिलिटी मिलने के बाद में कौन इंसान काम करना चाहेगा? क्या कहते हो? इतनी फैसिलिटीज मिलने के बाद में कौन इंसान ऐसा होगा जो काम करना चाहेगा? बट यहाँ पे जरा जो बातें हैं वो यही कही गई हैं कि इतनी चीजें प्रोवाइड करने के बाद में जब वो इंसान काम करना शुरू करेगा, तो उसके पास में क्या होगी? ट्रेनिंग होगी। अब कुछ देखो कैसे होते हैं, कुछ ऐसे लड़के होते हैं, जैसे कि ये गोलू है ना? इसके अंदर स्किल है। क्या स्किल है? इसके अंदर स्किल ये है कि अगर रास्ते पे कोई भी जा रही है, अगर रास्ते पे कोई भी जा रही है, तो गोलू को पता है कि उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। समझ रहे हो? ये क्या है? ये उसकी स्किल है। समझे? ये क्या है? उसकी स्किल है भाई, उसके अंदर बड़ा टैलेंट है, उसे मालूम है। अच्छा, ये जो गोलू है ना, इसको ये भी पता है कि जब वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, तो फिर उसको पटाना कैसे। ये क्या है? ये उसकी स्किल है। तो क्या हमारे यहाँ पर जो स्किल है वो कैसे काम आती है? देखिए, मान लो कि किसी को कंस्ट्रक्शन वर्क आता है, किसी को बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करनी आती है, जैसे कि लेबर वगैरह होते हैं। अब जो लेबर वगैरह होते हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन का तो अंदाजा होता नहीं। जो लेबर होते हैं वो तो वही बनाते हैं ना जो डिजाइन आप बना के देते हो, हाँ या ना? जो लेबर्स होते हैं वो वही डिजाइन बनाते हैं जो आप बना के देते हो, तो उनको तो आइडिया नहीं होता है ना। तो उनको यहाँ पे यही चीज सिखाई जाएगी कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंट डिजाइन क्या होती हैं, यही सब चीजें सिखाई जाएंगी ताकि वो इन फ्यूचर अच्छा काम कर सके। अब ये जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास में स्किल नहीं है, तो उसको कभी भी यहाँ पर क्या नहीं मिलेगा? काम नहीं मिलेगा। तो वो क्या कहलाएगा? अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। अनएम्प्लॉयड का मतलब याद रखिएगा, अनएम्प्लॉयड का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति काम तो करना चाहता है, लेकिन उसको काम, कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है लेकिन उसको काम क्या नहीं मिल रहा है। समझ में आ गई बात? इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयड। अच्छा, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको लिख लीजिएगा। बताओ, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? रौनक, किसान। अच्छा अच्छा, हम तुम लोग को बिगाड़ रहे हैं, हम तुमको बिगाड़ नहीं रहे, हम तुमको यहाँ पे बता रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क। अच्छा देखो, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इजी है। आज के टाइम में देखो सिचुएशन क्या चल रही है, आपको पता है कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऐसे हैं, या फिर आप ऐसे समझ लो बहुत सारे प्राइवेट ऑफिस ऐसे हैं जो अपने ऑफिस को बंद कर रहे हैं। हाँ या ना? हाँ या ना? कर रहे हैं ना अपने ऑफिस को बंद। क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि अब उनको ये बात समझ में आ गई है कि जो काम हम घर पे रह के करा सकते हैं लोगों से, वही काम हम ऑफिस में रह के भी करा रहे हैं। तो क्या जरूरत है हमें ऑफिस के लिए पैसा देने की? तो लोगों ने बोला कि भाई एक काम करिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए। क्या करिए? वर्क फ्रॉम होम करिए। इससे क्या होगा? इससे कंपनी का जो ऑफिस था वो ऑफिस बंद हो गया, तो उसका इनको रेंट नहीं देना पड़ेगा, उसकी जो मेंटेनेंस में खर्चा जाता है वो भी नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो पैसा है वो बच जाएगा। हाँ या ना? पैसा बचा कि नहीं बचा? लाइट, एसी, ये सब बच गया, यही तो हुआ ना? अच्छा, जब यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कुछ ऐसे भी इंप्लॉयज होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है, ऐसा भी होता है। हाँ या ना?
कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको निकाल दिया जाता है, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमारे जो देश की इकोनॉमी है, एक समय ऐसा आता है कि हम बिल्कुल बूम पे होते हैं, जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स होते हैं, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ है। जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स होते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, सबको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हम यही तो कहते हैं ना। हाँ, फ्रीलांसर से काम करवाते हैं, सिंपल है, हम यही तो कहेंगे ना कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लेकिन एक टाइम पे जब ये लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि जब हमें लॉस होने लगता है, तो क्या होता है, लोगों की जॉब जाने लगती है, हाँ या ना। और लोग क्या होने लगते हैं, अनएम्प्लॉयड होने लगते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये होता है, एक टाइम पे जब बूम आता है तो हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है, क्योंकि सबके पास में क्या है, काम है, सबके पास में सैलरी आएगी, जब सैलरी आएगा तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस पैसे को खर्चा करेगा, तो ये क्या है, एक बूम है। लेकिन जब हमारे यहाँ पे रिसेशन आ जाता है, तो रिसेशन में क्या होता है, लोगों की जो जॉब है वो जाना शुरू हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे, कि एक बार चीजें ऊपर जाने के बाद में तो नीचे आती ही आती हैं, और फिर यहां से क्या होगा, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी, इस तरीके से ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बेटा कल एक्चुअली संडे था, और एक बात का ध्यान दिया करो, संडे को थोड़ा सा हमारे घर वाले भी कहते हैं कि भैया थोड़ा समय घर वालों के लिए भी निकाल लिया करो। तो संडे को बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हम टेलीग्राम पे रिप्लाई कर पाए, बहुत रेयर केस में होता है, बट देन टू आई ट्राई माई बेस्ट कि हाँ सबको रिप्लाई किया जा सके, है ना, थोड़ा सा ये भी समझा करो। तो संडे को पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी कम होती है, बट फिर भी मैंने काफी बच्चों के मेल के रिप्लाई किए थे, है ना, वरना क्या फायदा, किसी दिन हमको भी वही मिलेगी फ्लाइंग चप्पल, समझ रहे हो। स्ट्रक्चरल को एक लाइन में हम कैसे बोलेंगे, A person who is not skilled is known as structural unemployment, सिंपल ऐसे समझ लो, उसके पास में बिल्कुल कोई स्किल है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे ये बात आपको समझनी है। अच्छा, अब देखते हैं हम साइक्लिक का मतलब क्या हो गया। ये ग्राफ है हमारी इकोनॉमी का, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ये क्या है, बूम है, जहां पे सबको क्या मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। ये क्या है, ये बिल्कुल नीचे आ गया, दैट मीन्स ये रिसेशन हो गया, और यहाँ पे किसी के पास में भी जॉब नहीं है, इसका मतलब ये अनएम्प्लॉयड हो गया। तो ये हो गया साइक्लिक। ठीक है, एक आता है फ्रिक्शनल, इसका मतलब क्या होता है, ये फ्रिक्शनल वाला क्या होता है, वो देखो कल उसने लॉकडाउन के बाद में पहली बार खेला है क्रिकेट, वाह वाह वाह। फ्रिक्शनल क्या होता है, जॉब चेंज। हाँ देखो, इसको हिंदी में समझते हैं, इसका मतलब बूम की हिंदी क्या होती है, बूम की हिंदी होती है शकला का बूम बूम, बूम की हिंदी होती है शकला का बूम बूम। वो सुना है, शाहिद अफरीदी का नाम सुना है ना, बूम बूम अफरीदी। अरे मेरे मुन्ना, बूम का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ही तेजी से बढ़ना, तुम्हारी सैलरी अचानक से 10,000 से 1 लाख हो गई, ओ भाई साहब ये तो बूम आ गया, ये क्या है, ये बूम है। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज का बहुत तेजी से इंक्रीज होना, बढ़ना। चलो अच्छा, अब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो एग्जाम में आपसे ये पूछा नहीं जाता है, पहले ही बता दें, बट आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो बैंकिंग की तैयारी भी करते हैं, जैसे कि कल आपने देखा हो अगर, तो जो मेंस का पेपर था, एक एक सवाल आपके सुबह 7 बजे के क्वेश्चंस में से छप के आया था, देखा था पेपर। इसीलिए कहते हैं 7 बजे का करंट अफेयर्स 7 से 8 1 घंटे निकाल के देख लिया करो साथ में। लेकिन नहीं मैम, हम कसम खाए हैं नहीं आएंगे मैम, कसम खा ली है हमने, तो कतई ना आएंगे, हमें सब आता है। चलो ठीक है भाई, आता है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शनल का मतलब क्या है, जैसे कि मानो ये कौन है, गोलू है ना, नहीं गोलू नहीं, इसको गोमा बनाते हैं हम लोग। गोमा का नाम सबने सुन लिया होगा, यूट्यूब पे आजकल बड़ा फेमस है, गोमा और पीच की कहानियां। तो ये क्या है, ये गोमा है। ओके, अब गोमा जो है वो फ्लिपकार्ट में जॉब करता था, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में जॉब करता था, अचानक से क्या हुआ, फ्लिपकार्ट में जो एम्प्लॉयज वगैरह थे उनको निकालना शुरू कर दिया। तो गोमा ने सोचा भाई कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा हो कि हमको भी निकालने के बारे में सोच लें। तो गोमा ने सोचा कि चल भाई एक दूसरा जॉब ढूंढते हैं। तो गोमा ने क्या किया, गोमा ने अमेजोन में अप्लाई कर दिया, या मिंत्रा में अप्लाई कर दिया, मतलब जितने भी ई कॉमर्स हैं सब में उसने अप्लाई कर दिया। अब जब उसने फ्लिपकार्ट को छोड़ा और जब वो अमेजोन ज्वाइन करेगा, तो उसके बीच में कोई ना कोई तो टाइम पीरियड होगा जब उसके पास में काम नहीं होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ऐसा होगा कि नहीं होगा। जब उसने अपना जॉब चेंज किया है तो 5-6 दिन की तो छुट्टी वो लेगा ही लेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि तुरंत ही वो जाके काम करने लगेगा, है ना, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, बट मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था यार, 6 तारीख को रिजाइन मारा था, 7 तारीख को ज्वाइन किया था, 8 तारीख से क्लास ली थी, गजब है भाई। अच्छा सुनिएगा, तो यहाँ पे देखिए समझिएगा, फ्रिक्शनल का मतलब यही होता है कि जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब में चेंज करते हैं, तो उतने बीच के टाइम पीरियड में जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते हो, जब आपके पास में कोई जॉब नहीं होता है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का नाम दिया जाता है। एक लाइन में बस इसको याद रखिएगा, जॉब चेंज का जो टाइम होता है उस टाइम पे आपको ही मिलता है। अच्छा, अब अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस क्या हैं, ये बताने पड़ेंगे, मुझे नहीं लगता इसमें बताने जैसा कुछ भी है। देखो सिंपल सी बात है, डिमांड और सप्लाई, जब ये चीजें धीरे धीरे करके कम होती चली जाती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में चीजें कम होती चली जाएंगी।
किसी भी चीज की डिमांड कम कब होती है? जब हमारे पास में पैसा नहीं होगा, जब उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जब उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो क्या हम उस चीज को खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के जो रीजन होते हैं वो यही हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के रीजन क्या है? हमारे यहाँ पे वैकेंसीज आती ही नहीं है, और ये जो वैकेंसी नहीं आती है उसका एक रीजन क्या है बताना? रिटायरमेंट एज, हाँ या ना? हमारे यहाँ पे जो जॉब इतनी कम आती है उसमें रिटायरमेंट एज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर नीलू कुमारी कह रही है नो मैम, ऐसा नहीं है बेटा। देखो 58 ईयर्स पे रिटायरमेंट था, 59 ईयर कर दिया, अब 60 साल कर दिया तमिलनाडु में। तो अच्छा बताओ तमिलनाडु के अंदर नया जॉब कैसा आएगा? आएगा? नहीं आएगा। देखो एक परफेक्ट एज जो होती है ना रिटायरमेंट की, वो आपकी 60 ईयर्स ही रखनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में रखनी चाहिए, सब में जरूरी नहीं है, कुछ में रखनी चाहिए। अब जहां पे इनोवेशन है, जहां पे कुछ नई चीजें आनी है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा? समझ रहे हो? तो एक एज फैक्टर जो है ना रिटायरमेंट का, वो सबसे बड़ा एक फैक्टर निकल के आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम मिलती है कि हमारे यहाँ पे जॉब्स कम हो जाती है। ओके, अच्छा अब देखो क्या आया, ये तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। अब आ जाओ तुम, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। हाँ जी, कौन बताएगा दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मनीष, हर होती है, अच्छा ओके ठीक है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई पूरी तरीके से गरीब, पूरी तरीके से गरीब। यानी कि आप अगर देखो नाइजीरिया, गिनी, कॉन्गो, ये कंट्रीज क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, वहां पे बेसिक जरूरत भी पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि जो बेसिक नीड है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। और अगर आप मनरेगा में जॉब करते हैं तो अल्कोहल, ये क्या हो जाएगा? ये है आपकी बेसिक नीड। मतलब आपकी बात नहीं कर रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ की बात कर रहे हैं। यही तो है ना बेसिक नीड, या कुछ और है बेसिक नीड? ओके तो ये क्या है? एक बेसिक नीड है। तो जब यहाँ पर कोई भी कंट्री ऐसी है अगर वो इन चीजों को पूरा नहीं कर पाती है तो बोला जाएगा कि यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। अब मुझे ये बताओ, चाइना में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है क्या? चाइना में एब्सोल्यूट पॉवर्टी है क्या? ध्यान से सुनना, चाइना पूछा है। हाँ नहीं है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था, चाइना ने अभी हाल ही में अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ पे तो गरीबी खत्म ही हो गई है, हमारे यहाँ पे तो पॉवर्टी नहीं बची। तो अब आप समझ सकते हो कि जब उनके यहाँ पे गरीबी नहीं बची तो क्या एब्सोल्यूट और क्या रिलेटिव, है ना? करेक्ट है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगला क्या आया, ये तो हो गई एब्सोल्यूट, एक होती है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो आवास योजना, सुना होगा आप लोगों ने, आवास योजना के बारे में सबने सुना है? आवास योजना सुनी है? जैसे कि मायावती ने इधर यूपी में लखनऊ में स्टार्ट करी थी आवास योजना, या राजीव गांधी जी के नाम पे आवास योजना है, या इंदिरा गांधी जी के नाम पे आवास योजना थी, है ना? ओ भाई किसी को जाके बोल मत आना कि अल्कोहल जो है वो बेसिक नीड है, खुद तो तोड़े जाओगे और साथ में हमें भी सुनाया जाएगा। वो समझाने के लिए बोला था मैंने कि गांव देहात में अगर आप देखोगे ना तो भले ही खाने को ना हो लेकिन पीने को जरूर पैसा उनकी जेब में से निकल आएगा। ठीक है भैया, मेहरबानी करना, बेइज्जती करा दोगे तुम लोग तो। ओके एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल। हे भगवान। ओके नाउ द पॉइंट इज आवास योजना। आवास योजना में क्या होता है? जो ऐसे लोग हैं जिनके पास में घर की सुविधा नहीं होती है उनको घर प्रोवाइड किया जाता है। अब देखो आवास योजना जो है, सरकार ने तो कहा कि चलो हम आपको घर प्रोवाइड करा रहे हैं, और अभी इन्होंने बोला हाउसिंग फॉर ऑल। आपको पढ़ाया हुआ है मैंने, कुछ नया हम आपको नहीं बता रहे हैं। और हर एक व्यक्ति को जो घर की सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी उसका ईयर भी डिसाइड किया गया है 2022 तक। ठीक है, ये यहाँ पे डिसाइड हुआ है। ओके फाइन। लेकिन अब होता क्या, देखो जो आपने वाली मूवी देखी है ना, नायक मूवी देखी है बेटा? क्वेश्चंस अभी हम आपको करा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं। ठीक, अभी हम आपको प्रीवियस क्वेश्चंस ही कराते हैं। आपने नायक मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि जब अनिल कपूर जाते हैं छापा मारने के लिए, तो जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं सबके नाम पे एक एक घर अलॉटेड होता है, देखा है? देखा होगा आप लोगों ने, है ना? तो उसमें सबके घर पे नाम अलॉटेड होता है, लेकिन वो कितने अकलमंद होते हैं, घर उठा देते हैं किराए पर, अपना कहाँ रहते हैं? झोपड़ी में जाके। क्यों? ताकि लोग उनको क्या समझे कि भाई ये तो झोपड़पट्टी में रहते हैं, इनको सारी सुविधाएं हमको देनी पड़ेंगी। राइट? तो ये बात समझिएगा कि हमारे देश के अंदर काम तो किया जाता है लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हो पाता है। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे आज भी लोग जो है वो स्लम एरिया में रहते हैं। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सोशल लाइफ है, सोशल लाइफ का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हाँ धरावली बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र के अंदर है।
अरे यार वो हम लोग को पॉलिटिकल बातें नहीं करनी है, अभी हो रहा है कि पहले नहीं होता था। देखो एक बात सिंपली समझो, कोई भी सरकार आएगी ना वो खाने के लिए आती है, कोई सरकार इतनी दूध की धुली नहीं है, ये सबके साथ में होता है। हाँ लेकिन अभी जो हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, बस वो ऑफ लिविंग, यानी कि कोई भी जो व्यक्ति है उसकी सोशल लाइफ बेहतर कैसे बनेगी, जब उसके पास में कोई काम होगा, कोई भी काम हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है ना। और जब उसके पास में काम होगा तो उसके पास में पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो वो अपनी सारी जरूरत की चीजें खरीद पाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी, कि भैया गरीबी तो है ना, गरीबी तो है लेकिन फिर भी हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो पा रही हैं। इसका एक और एग्जांपल समझ लो, वो क्या है, जैसे कि मानो आपने देखा होगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी तो होते हैं ये लोग, हाँ या ना, गरीब होते हैं लोग, पक्का सब लोग कह रहे हैं, अच्छा ठीक है। लेकिन आपको मालूम है कि इनके पास में भले ही बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है लेकिन मनरेगा के अंदर ये काम करते हैं, हाँ या ना, करते हैं। अच्छा सेकेंडली, इनके पास में राशन कार्ड होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए राशन की दुकान पे जाते हैं और वहां से सस्ते दामों पे सामान लेकर आते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये क्या है, ये रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है, कि हम गरीब तो हैं लेकिन फिर भी हमारी जो बेसिक नीड है वो क्या हो रही है, वो पूरी हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ यहाँ पे जो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पॉवर्टी के लिए एक कर्व होता है। अब चैट को हम बंद कर रहे हैं विपुल, और आप हमको ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग बैठ के पॉलिटिकल बातें कर रहे हैं और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप क्लास क्विट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अगर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप क्लास क्विट कर दो भाई, हो सकता है आपको कोई और लोग नहीं चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, समझ में आया भाई, तुमको तब से ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो तुम्हारा दिमाग खराब हुआ जा रहा है। अब देखना ये ग्राफ समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, लॉरेंस कर्व लिखा हुआ है। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि पॉवर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एक ग्राफ है या कर्व है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा है, वो है लॉरेंस कर्व। अब देखो यहाँ पे समझना, ये लिखा है इनकम, ये लिखा हुआ है पॉपुलेशन, ये ग्राफ यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो एक इन्होंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई है, इसे कहा है लाइन ऑफ इक्वालिटी। इसकी कोई हिंदी नहीं है क्योंकि जिन महाशय ने बनाया था वो भारतीय नहीं थे, तो इन्होंने इसको नाम दिया है लाइन ऑफ इक्वालिटी। क्या मतलब है अभी समझाते हैं। यहाँ पे एक रेड लाइन जा रही है, एक रेड लाइन और ड्रॉ कर लो ऐसे करके, एक और ड्रॉ कर लो ऐसे, एक और ड्रॉ कर लो, जितनी लाइन ड्रॉ करने का मन है उतनी लाइन ड्रॉ कर लो। देखो इसका बेसिक सा मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ब्लू वाली, एक लाइन आपको नजर आ रही है रेड वाली, है ना। इन लाइनों का मतलब क्या है, इन लाइनों का मतलब है अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो ब्लू वाली लाइन पर है, अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो ब्लू वाली लाइन पर है, इसका मतलब वहां पे बिल्कुल भी गरीबी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं ब्लू वाली लाइन पे चाइना है, हाँ या ना, कह सकते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरा समझना, दूसरा पॉइंट समझना, अगर मैंने कहा कि जो रेड वाली लाइन आपको नजर आ रही है ये लाइन है यूएसए, ठीक है, उसके नीचे ये जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये है इंडिया, और उसके नीचे ये वाली जो मैंने रेड लाइन बनाई है ये है सूडान। इसका मतलब क्या है वो समझना, वो समझ अभी बता रहे हैं, अभी अगर कहीं कोई पॉइंट तुम्हारा रह गया तो हम एक बार फिर से समझा देंगे, अभी पहले सुन तो लो। मैंने बोला कि अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जो लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर है, इसका मतलब है कि वहां पे बिल्कुल भी गरीबी नहीं है, तो पॉवर्टी क्या है वहां पे, इज इक्वल टू जीरो। ये कहां है, ब्लू वाली लाइन पर। लेकिन जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जिसका कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वहां पे गरीबी है, इसका मतलब वहां पे गरीबी है, ज्यादा है कम है एक्स्ट्रा है ओवर एक्स्ट्रा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सिर्फ मैंने ये बोला कि अगर कोई भी कंट्री ऐसी है जिसका कर्व लाइन ऑफ इक्वालिटी के नीचे जा रहा है, इसका मतलब वहां पे गरीबी है। ये बात समझ में आई, इतना बताओ, ये बात समझ में आई, अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में आपको थोड़ा सा डिस्टेंस दिख रहा है, और मैंने कहा कि ये जो लाइन है वो किसकी है, यूएसए की है। इसका मतलब ये है कि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहां पे आपको गरीबी देखने को मिल रही है या ना, ज्यादा कम की बात नहीं कर रहे हैं, गरीबी देखने को मिल रही है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप इंडिया के ग्राफ की बात करोगे तो इंडिया की जो लाइन है वो मैंने और ज्यादा नीचे कर्व करके बनाई हुई है, हाँ या ना, बनाई हुई है कि नहीं बनाई हुई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा देश है वहां पे यूएसए से ज्यादा गरीबी है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर यूएसए से ज्यादा गरीबी है, राइट। अच्छा, और फिर मैंने जो ये आखिरी वाली लाइन बनाई है, जो देख रहे हो ना कितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ा ना, डिस्टेंस बढ़ा, इसको मैंने नाम दिया सूडान। इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज्यादा गरीबी है वो सूडान के अंदर है, हाँ या ना, हाँ नाइजीरिया सूडान मतलब कोई भी अफ्रीकन कंट्री ले लो, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, पक्का। अच्छा अब समझो,
अच्छा एक चीज और, आप लोग जो बीच बीच में क्वेश्चंस करने लगते हो ना, पहले मुझे ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा लेने दो, आपको अपने आप ही सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आपको पूछना है पाकिस्तान कहाँ है, यहाँ है पाकिस्तान, ये लो पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं ड्रॉ किया, ये लो पाकिस्तान, सूडान से भी पीछे पाकिस्तान, खुश हो गए, हैप्पी, नाच लो अब। सबसे नीचे है। सुनो अच्छा, देखो तो मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोगों को अपने आप को चाइना से कंपेयर करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना ने कह दिया है कि हम लाइन ऑफ इक्वालिटी के ऊपर हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे गरीबी बिल्कुल नहीं है। अब ये कर्व नीचे की तरफ जितना जाता चला जाएगा, समझ लेना पॉवर्टी उतनी इंक्रीज होती चली जाएगी। बात समझ में आई? कर्व जितना नीचे होता जाएगा उतनी यहाँ पे पॉवर्टी इंक्रीज होती चली जाएगी। सिंपल सी बात ये है इस पर्टिकुलर ग्राफ के बारे में। ओके, कोरोना खा गया, अरे रुक जा कोरोना वाले, अभी क्वेश्चंस भी करने हैं। अच्छा, इसके बाद एक और कर्व आता है, वो है गिनी कोफिशिएंट। क्या नाम है? गिनी कोफिशिएंट। अच्छा इसका ग्राफ नहीं बना हुआ, चलो हम बताते हैं। हाँ, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये नाम सुना हुआ है? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गिनी कोफिशिएंट का नाम सुना हुआ है? सुना है, सुना है, सुना है। देखो अब बात करते हैं गिनी कोफिशिएंट के बारे में कि ये जो गिनी कोफिशिएंट है ये क्या कहता है। समझना, ये भी जो ग्राफ बनाएगा ना, अभी ग्राफ बना के आपको बता रहे हैं, ये भी बताता है आपको पॉवर्टी के बारे में। और ये ग्राफ डिपेंड करता है आपकी इनकम के ऊपर, यानी कि आपकी इनकम, आपकी जो आय है वो कितनी है, उसके हिसाब से पॉवर्टी यहाँ पे डिसाइड होती है। अच्छा देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 0 और 1 का रेशियो चलता है। क्या चलता है यहाँ पे? 0 और 1 का रेशियो चलता है। क्या मतलब है इसका, समझना। देखो कहने का सेंस यहाँ पर ये है, जैसे कि मानो मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब ये जो है ना, ये परफेक्ट लाइन है। ये क्या है? परफेक्ट लाइन है। परफेक्ट लाइन का मतलब ये हो गया, जैसे कि जब हम गिनी कोफिशिएंट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी देश की पॉवर्टी को कैलकुलेट करेंगे, अगर उस कंट्री की वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, उस कंट्री की वैल्यू अगर 0 से ज्यादा है, यानी कि 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4, 0.5, अगर ऐसे ऐसे करके है, इसका मतलब कि वहां पे गरीबी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर बिल्कुल भी पॉवर्टी नहीं है, तो हम उसे कहेंगे कि गिनी कोफिशिएंट के ऊपर उस कंट्री की वैल्यू कितनी है? 0 है। बात समझ में आई? पहला पॉइंट समझ आया? हाँ, चाइना 0 बिल्कुल सही है। चलो एक बार फिर से बताते हैं। मैंने ये बोला कि अगर मान लीजिए कि कोई भी कंट्री ऐसी है जिसके यहाँ पे बिल्कुल भी गरीबी नहीं है, तो उस कंट्री की वैल्यू कितनी होगी? 0 है, 0 है। लेकिन अगर किसी के यहाँ पर जो पॉवर्टी की वैल्यू है वो 0.1 है, 0.2 है, जैसे हमारे यहाँ पे 0.4 है, ठीक है, 0.3 है, इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके उस कंट्री के अंदर पॉवर्टी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। तो ये 0.1 किसका होगा? यूएसए का होगा। 0.2 किसका होगा? जैसे कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का होगा। 0.4 पे कौन है? हमारा देश भारत है। लेकिन अगर हम 0.9 की बात करेंगे, यहाँ पे कौन होगा? 0.9 पे कौन होगा? पाकिस्तान है या अफ्रीका की कंट्रीज हैं, ये सब क्या होंगी? ये सब 0.9 पे आती हैं। इसका मतलब ये हुआ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखो तो यहाँ पे आपको समझ लेना कि वहां पे जो समझनी है कि अगर किसी भी कंट्री की वैल्यू कितनी है? 0, इसका मतलब वहां पे पॉवर्टी नहीं है। लेकिन किसी भी कंट्री की अगर वैल्यू मान लो कि 1 हो जाती है, समझ लेना कि वहां पे जो पॉवर्टी है वो कैसी है? मैक्सिमम है। इसे हम क्या कहते हैं? गिनी कोफिशिएंट कर्व कहते हैं। क्यूमुलेटिव इनकम का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? क्यूमुलेटिव इनकम क्या होती है? इसके शब्द में ही मतलब छुपा हुआ है, बता दो फिर क्वेश्चंस करा दे भाई। सिंगापुर 1 पे आएगा, 1। इनकम ऑफ ऑल कंबाइंड, ऑल कंबाइंड का मतलब क्या है बेटा? गिनी कोफिशिएंट में निगेटिव नहीं आता है। अब ये तो जिसने गिनी कोफिशिएंट, जो ये गिनी अंकल थे, इनसे मिलना पड़ेगा, इनसे मिलने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि अगर निगेटिव में होगी तो क्या होगा। ठीक है, तो गिनी अंकल या आंटी या दीदी या कुछ भी हो, जैसे कि मान लो आप हो, आपकी इनकम है, आपकी वाइफ है, उनकी इनकम है, आपका सन है, उसकी इनकम है, इन सबको मिला के क्या है? ये क्यूमुलेटिव है। क्या है? क्यूमुलेटिव है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? सबकी इनकम को मिला के एक क्यूमुलेटिव इनकम बनती है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये ग्राफ फिर से बता दे। चलो सुनो, ध्यान से सुनो। अच्छा, कानों में ईयरफोन लगाए और मैं लग रहा गाना वाना बज रहा है भाई, गाना वाना बंद करो थोड़ा। सुनिएगा, मैंने आपको बोला ये ग्राफ है, ये ग्राफ पॉवर्टी और इनकम के बेसिस पे बनाया जाता है। मैंने बोला कि अगर कोई भी कंट्री इस लाइन के ऊपर आती है, कोई भी कंट्री इस लाइन के ऊपर आती है, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 है। और अगर किसी भी कंट्री की वैल्यू गिनी कोफिशिएंट के अंदर 0 है, इसका मतलब वहां पे आपको बिल्कुल भी गरीबी देखने को नहीं मिलती। एग्जाम्पल चाइना।
लेकिन अगर ग्राफ जो है वो ऐसे ऐसे होता चला जाएगा, नीचे नीचे आता चला जाएगा, इसका मतलब है कि इनकी वैल्यू 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली जा रही है, यानी कि वहां पे गरीबी बढ़ती चली जाएगी। और अगर किसी भी कंट्री की वैल्यू 1 पे आ जाएगी, इसका मतलब है कि वहां पे सबसे ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिलती है, दैट इज एट द मैक्स। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया? थम अप करो भैया, यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके चलो, अब जरा हम लोग 10 to 15 मिनट्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके बेसिस पे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि हाँ आपको चीजें क्लियर हो रही हैं, है ना? ऑल सेट? ऑल सेट ना? पहला क्वेश्चन आंसर करो बेटा। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हो गया जैसे कि तुम हो, है ना? अब तुम्हारे पास में रोटी कपड़ा मकान तो है, लेकिन तुम्हारे पास में एक एंड्रॉइड फोन नहीं है, ये क्या है? ये रिलेटिव है। तुम्हारे पास बेसिक जरूरतें हैं, लेकिन तुम्हारे पास थोड़ी हाई लेवल की जरूरतें पूरा करने का पैसा नहीं है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डिमांड होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास में पैसा होगा तभी तो हमको यहाँ पता चलेगा ना कि मार्केट में क्या चीज नई आई है, हा? अगला, गिनी कोफिशिएंट किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? मैंने आपको बोला था इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर करो। क्या हो जाएगा? स्केल ऑफ पॉवर्टी क्यों बता रहे हो बेटा? अभी बताया ना आपको, इनइक्वालिटी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, अभी तो आपको बोला था मैंने, हाँ? इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अभी तो कहा था ना कि कोई भी व्यक्ति जो है उसकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से पॉवर्टी को डिसाइड किया जाता है। तो स्केल ऑफ पॉवर्टी थोड़ी ना बोलोगे। ये देखो मैंने क्या लिखा था, कहाँ गया? देखो साफ साफ लिखा हुआ है, शब्दों को समझो थोड़ा सा, है ना? चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताओ, सी वाटर, फ्रेश एयर, है ना, ये सारी की सारी जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर किसके अंदर आएंगी? दिस इज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, सोच समझ के आंसर करना। फ्री 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 के अंदर आएगी मैम, फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री है, सब फ्री बता रहे। अरे वाह, लाजवाब, शानदार, बहुत बढ़िया, कितने अच्छे हो। ये समझ में आ गए ना? कोई ये गड़बड़ करके मत आना, जिसको ये चीज नहीं पता है प्लीज पुराना क्लास देख लीजिएगा। अगला देखो, समझना क्या पूछा जा रहा है। द कॉन्सेप्ट दैट अंडर अ सिस्टम ऑफ अ फ्री इंटरप्राइजेस, फ्री इंटरप्राइजेस की बात हो रही है। It is a consumer who decides what good and service shall be produced and what is the quality is known as। मान लो कि कोई एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर अगर किसी भी चीज का उत्पादन किया जा रहा है तो उसकी क्वालिटी कितनी होगी, उसका प्रोडक्शन कितना होगा, ये एक व्यक्ति के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसको हम क्या कहते हैं और किसके बेसिस पर उसको डिसाइड किया जाएगा? कस्टमर प्रेफरेंसेस, कस्टमर प्रेफरेंसेस, अच्छा, कस्टमर को प्रेफरेंस करेंगे अपनी पसंद के हिसाब से। अच्छा अरे भाई आंसर क्यों बदल दिया? अपने आंसर पे टिका करो ना, तभी तो पता चलेगा कि तुम गलत क्यों। तुम आंसर ही बदल लिए तुरंत। आंसर होगा यहाँ पे कस्टमर की सोवरेनिटी। देखो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि तुमने तो यहाँ पे कस्टमर को ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर प्रोडक्ट बना लिया, उसकी क्वालिटी भी डिसाइड कर ली, लेकिन कस्टमर के पास में भी तो राइट होता है ना। जब उसे दिखेगा कि भाई तुम यहाँ पे कोई भी चीज 10 रुपए में दे रहे हो, वो पड़ोसी वाली जो दुकान वाला है वो उसको 5 रुपए में दे रहा है, तो वो क्या करेगा? तो वो क्या करेगा? चीज लेगा ना। उसको क्या फर्क पड़ेगा कि जो वो पड़ोसी वाला दुकानदार है उसने मेरे बारे में सोचा था, है? तुम्हारे बारे में सोचा था ठीक है, लेकिन तुमको जहां सस्ता मिलेगा तुम तो वहीं पे जाओगे ना। तो सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि तुम अपने ऊपर ही निर्भर रहोगे, तुम अपने हिसाब से डिसाइड करोगे कि तुमको क्या चीज लेनी है। तुमको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि किसी दुकानदार ने तुम्हारे बारे में सोचा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, डिसीजन। डिसीजन कैसे? देखो सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। इस शब्द का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट। समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट। ये मेरा डिसीजन नहीं है। डिसीजन तो होगा कि तुमने एक बार में सोच लिया तुमको एसएससी क्रैक करना है, ये तुम्हारा डिसीजन है, समझे? तुम्हारा प्रेफरेंस क्या है? एसएससी है, लेकिन हो सकता है कल को तुम्हारा ये प्रेफरेंस जो है वो बदल जाए। तुम्हारा मूड हो जाए कि यार अब तो स्टेट पीएससी में जॉब आ गई, चलो स्टेट पीएससी कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये तुम्हारा प्रेफरेंस है। लेकिन सोवरेनिटी क्या है? इन सब चीजों को डिसाइड करना तुम्हारी सोवरेनिटी है। समझ में आया? इन सब चीजों को डिसाइड करना तुम्हारी सोवरेनिटी है, इसलिए ये वाला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन का शब्द समझो, और ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी में पूछे गए हैं। ठीक है, अगला बताओ, इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मींस, बताओ भैया प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? और हाँ, आज दोपहर में 2 बजे से आप लोगों के एसएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाएंगे। आज शायद फ्री क्लास रहेगा। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग होता है। अच्छा बेटा, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी चीज को बनाना। अभी अभी देखो, अभी लिखा दोपहर में 2 बजे होगा, फिर भी पूछ रहे हैं मैम टाइम। भाई कसम से, इसका आंसर क्या होगा? क्रिएटिंग यूटिलिटी। पहले हम किसी भी चीज को बनाने के बारे में सोचेंगे ना, उसी के बाद में तो चल के उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। कि पहले तुम किसी चीज को बना दोगे उसके बाद में सोचोगे ओ शिट
ये तो शर्ट बन के तैयार हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉटन के कपड़े की जगह बोरे का कपड़ा इस्तेमाल कर दिया, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तुमको क्या चाहिए, उसको बनाने के लिए सामान चाहिए, तभी तो कोई चीज बनाओगे, है ना। अगला देखो, when a large number of investors in a country transfer investment because of disturbed economic condition is known as। ध्यान से पढ़ना, अगर सुबह 7 बजे का क्लास किया है तो ये आंसर गलत नहीं करोगे। मुन्ना, अगर तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसके दो ही रीजन है। पहला रीजन ये है कि तुमने या तो क्लास नहीं करी है, दूसरा रीजन ये है कि तुमने रिवीजन नहीं किया है, और दोनों में से कोई भी काम करने के लिए हम आपको जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये आपकी सोवरेनिटी है, ठीक है। तो भैया थोड़ी मेहरबानी करो, आंसर अपने आप निकलने आना शुरू हो जाएंगे। चलिए, अब क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि मान लीजिए कि अगर किसी देश की कोई इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, ठीक है, तो इंसान क्या सोचेगा, इंसान कहेगा कि भाई यहाँ पे तो हमारा काम चल नहीं रहा है, हमारी दाल यहाँ पे गल नहीं पा रही है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ की जो इकोनॉमी है उसको संभाल नहीं पा रहे, उसके साथ चल नहीं पा रहे, तो क्या अंबानी जो है, अगर यूएसए की इकोनॉमी अच्छी नहीं है तो क्या अंबानी यूएसए में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये बताओ, वहां जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे, एग्जैक्टली नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो दूसरी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट हो रहा हो, जहां पे उनको पैसा मिल रहा हो। तो ये क्या कहलाता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यानी कि उन्होंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एक कंट्री से उठा के दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वहां पे क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। हाँ, मॉरिशियस में कर देंगे, सिंपल है। ओके, अगला देखो, इन द लॉ ऑफ डिमांड द स्टेटमेंट अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है बेटा, ट्रांसफर मनी का भी तो हो सकता है ना, लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इन्वेस्टर यानी कि किसी की कोई कैपिटल है जो वो इधर से उधर शिफ्ट करेगा, इसलिए कैपिटल शब्द के ऊपर हम लोग गए हैं, ठीक है। इसका आंसर देखो, इकोनॉमिक्स कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, ये मान के चलना, लेकिन अगर आपने एक बार में उस चीज को कैच करना शुरू कर दिया और अपने दिमाग से ये फितूर निकाल दिया कि इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ, तो ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी, वरना तुम कितना भी क्यों ना पढ़ लेना, कुछ भला नहीं होने वाला। समझ रहे हो, ये आपको दिमाग से निकालना पड़ेगा कि इकोनॉमिक्स इज टफ। भाई इससे आसान एग्जाम्पल्स मुझे नहीं लगता कि कोई दे पाएगा, समझ रहे हो, आपकी रियल लाइफ। अच्छा, अभी आप में से कितने ऐसे जिनको आप अभी भी लग रहा है कि मैम जो इकोनॉमिक्स है वो टफ है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। अच्छा, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स द डेटा फॉर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर हो गया, इनका जो डेटा है वो डेटा कौन कलेक्ट करेगा, वो डेटा कौन कलेक्ट करता है। ये क्वेश्चन जो है ये आपके स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है। एनएसएसओ, ओके, एनएसएसओ बिल्कुल सही जवाब है। एनएसएसओ जो है वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर के डेटा को कवर करता है, और जितना भी आपका क्या है ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसकी जीडीपी के लिए जो डेटा कवर करता है वो कौन है, एनएसओ है। एनएसओ है पक्का, हाँ नहीं मैंने तो पढ़ाया, वो तुमको पता है। छुट्टी दे दो मैम, अब है 10 सवाल तो कर लो कम से कम, 10 सवाल भी नहीं किए मैम, छुट्टी दे दो मैम, अब तक गए मैम, अब तो कुछ नहीं हो सकता, है ना। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस, ये क्वेश्चन भी आपके स्टेट पीएससी का क्वेश्चन है, बताओ। देखो क्वेश्चन मैंने आपके स्टेट पीएससी से भी उठाए हुए हैं, ताकि एसएससी में आपके साथ में धोखा ना हो जाए। बताइए, इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, ए होता है, डिमांड और सप्लाई होता है, बिल्कुल सही जवाब है, राइट। अच्छा, अगला बताओ, व्हेन एग्रीगेटेड सप्लाई एक्सीड्स, अच्छा अगला बताओ, व्हेन एग्रीगेटेड सप्लाई एक्सीड्स एग्रीगेटेड डिमांड, क्या होगा, बी होगा इसका आंसर, बी होगा। अच्छा 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 बेटा सुनो, सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड नहीं है, सामान इकट्ठा हो जाएगा। कहां जा रहे हो, सप्लाई बढ़ गई है, स्टॉक बढ़ गया है, डिमांड नहीं है, सामान इकट्ठा हो जाएगा, समझे भाई साहब, गजब, गई भैंस पानी में ना। चलिए, अच्छा यहां तक सबको समझ में आ गया, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ऑलराइट। तो ये था हम लोग का आज का सेशन। अब हम लोग का कल नया टॉपिक रहेगा, जो आप में से नए स्टूडेंट्स हैं, अफ्रीका इतना गरीब क्यों है। एक्चुअली देखो वहां पे पॉइंट क्या है, वहां पे पॉइंट ये है कि वहां पे रिसोर्सेज तो है लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसका नहीं है। अभी 1 मिनट रुक जाओ जरा। हाँ मैम, बाकी सब्जेक्ट के न्यू बैचेस कब आएंगे, जैसे जैसे एक एक सब्जेक्ट खत्म होता जाएगा आते जाएंगे। एसआई के लिए बैच कब आएगा, 8 तारीख से आएगा। साइंस कब आएगा, समय लगेगा। करंट अफेयर्स